Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन आपने सीखा होगा, कुछ क्लासेस में आपको प्रोनाउन सिखाया गया था। आज हम उसकी करेंगे प्रैक्टिस कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रोनाउन का लिखा हुआ है वो क्या है? अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट। अनलेस का मतलब समझते हैं ना, जब तक के नहीं। और एक नेगेटिव वर्ड होता है ये, टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर मेंबरशिप। नो एरर का मतलब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सेंटेंस में मिस्टेक नहीं तो आप नो एरर को भी टिक कर सकते हो, ध्यान देना। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में ना आप देखोगे कि यहां पे एक वर्ड दिखाई देता है हमें। वो वर्ड क्या है? देखो, ज्वाइनिंग। तो क्या आप मुझे बच्चों बता सकते हो ज्वाइनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या बोलोगे आप? पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन लिखोगे इसको, प्रोनाउन लिखोगे इसको, कि आप इसको एडजेक्टिव मान लोगे या कुछ और मानोगे? तो आप ध्यान दो, अगर आप लोगों ने नाउन का बेसिक क्लास पढ़ा हो जिसमें हमने बताया था व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होता है, तो क्या आपको नहीं बताया गया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और हम उसमें वर्बल नाउन भी पढ़ते हैं। आईएनजी वाली बॉडी भी नाउन होती है। और आप देखना यहां पे लिखा है ज्वाइनिंग आईएनजी। बच्चे कह रहे सर आईएनजी तो वर्ब भी होती है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। देखो ना, आईएनजी से पहले अगर आपको क्या दिखाई देता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तब तो वो वर्ब होती है। लेकिन अकेला आईएनजी लिखा होता है तो हमेशा क्या माना जाता है? नाउन। और वर्बल नाउन होता है वो, वर्बल नाउन। तो ये हमारा क्या बना? नाउन। और कौन सा नाउन बना? वर्बल नाउन। अब मुझे बताओ, नाउन के साथ कभी प्रोनाउन आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो कभी भी आपने देखा होगा कि आपको जब पढ़ाया गया था एडजेक्टिव भी, कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड चाहे दिखने में लगे चाहे ना लगे, वो फंक्शनली क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। अब मुझे आप बताओ, हिम एडजेक्टिव होता है, ही एडजेक्टिव होता है कि हिज एडजेक्टिव होता है? बच्चे कह रहे सर हिज होता है, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आई का माई होता था, शी का हर लिखते थे, वी का आवर लिखते थे। नाउन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आवर बुक, आवर क्लासरूम, आवर एकेडमी बोलते थे हम। ऐसे ही हिज बुक, हिज ज्वाइनिंग। तो यहां हिम नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए? हिज ज्वाइनिंग। यानी ये हमें प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव चाहिए था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज ज्वाइनिंग। नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आईएनजी वाली बॉडी भी क्या होती है? आईएनजी वाली बॉडी भी तो प्रोनाउन क्या होती है? आपका नाउन। और नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिम का पॉजेसिव क्या होता है? हिज। तो यहां हिज होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग होना चाहिए, हिज ज्वाइनिंग। ठीक है, जैसे देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूं कि शी डजंट लाइक मी कमिंग टू हर हाउस। अब इसको देखो कि उसे पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद करती मेरा उसके घर पे जाना। तो अब देखो यहां पे कमिंग लिखा है, क्या इससे पहले कोई इज़ लिखा हुआ है? बच्चे कह रहे सर नहीं लिखा हुआ है। तो ये तो फिर मेरा क्या बनेगा? वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो मी नहीं होगा, इट मस्ट बी माई। माई होना चाहिए कि शी डजंट लाइक माई कमिंग टू हर हाउस। यानी कमिंग से पहले माई, ऐसे ही ज्वाइनिंग से पहले हिज होना चाहिए। यही आंसर है, ध्यान से।
ठीक है ना, इसीलिए बोला था नाउन ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि नाउन अगर पता है तो ही एडजेक्टिव लगा पाओगे, तो ही प्रोनाउन लगा पाओगे। ठीक है ना, ये था आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। बच्चे कह रहे सर इस बार हमने समझ लिया कहां एरर है। आप देखो क्या लिखा है, विनिंग, आईएनजी फॉर्म। बताओ आईएनजी फॉर्म क्या होती है। देखो इससे पहले इज एम आर वॉज वर नहीं है ना, तो इसको हम बोलेंगे वर्बल नाउन, क्योंकि वर्ब की तरह दिख रहा है तो क्या बन जाता है, वर्बल नाउन। चलो बन गया ये वर्बल नाउन, विनिंग। ओके टेल मी, विनिंग अगर वर्बल नाउन है तो उससे पहले प्रोनाउन आएगा कि एडजेक्टिव आएगा। बच्चे कह रहे हैं एडजेक्टिव आएगा, तो मी नहीं माई विनिंग होना चाहिए। मी विनिंग नहीं होता है, माई विनिंग होता है। आईएनजी बॉडी क्या होती है, वर्बल नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एरर कहां दिखाया जाएगा, एरर हम दिखेंगे। देखो ये ए का पार्ट, ये बी का पार्ट, ठीक है, तो बी का पार्ट ना, तो ये एरर हुआ बी में। देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट है, यानी ए के लिए ये वाला ऑप्शन है, यहां मिस्टेक है, और बी के लिए सारा ऑप्शन, तो इसी में गलती है तो बी में आंसर करेंगे। अगर इसमें मिस्टेक होती तो सी को कर देते। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इस तरह से चलना है। तो इसका अगर मुझे एरर दिखाना हो तो देखो ना, ए के पार्ट में कोई गलती थी क्या, बच्चे कह रहे सर नहीं। बी के पार्ट में गलती थी, हां बिल्कुल थी, तो बी में एरर है। इस तरह से चलना है आपको। ठीक है जी, आगे देखो। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। देखो क्वेश्चन करना है, साथ साथ एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आपको पता चले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप बना पा रहे हो तो अच्छी बात है ना, आप बना पा रहे हो, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे तो एटलीस्ट आपको रीजन पता होना चाहिए कि वो क्यों गलत हो गया आपसे, कहां कमी रह गई। या तो आपने ध्यान से वीडियोस को नहीं देखा, ध्यान से किसी बुक में से नहीं पढ़ा, या आपको पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन ध्यान देना है आपको, क्योंकि मुझे समय लगता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस के साथ साथ। चलो देखो, आवर डॉग में लुक फियर्स, तो देखो मेरा डॉग, हमारा डॉग फियर्स दिखता है, बहुत ही घातक सा लगता है। और बट क्या है, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला वर्ड, कंजंक्शन बोलते हैं। तो ये एक सेंटेंस अलग हो गया, यहां तक फियर्स तक। अब बट लगा है तो नया सेंटेंस शुरू होगा। भाई नया सेंटेंस तो सब्जेक्ट से शुरू होगा ना। अब डॉग की रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है, दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, लेकिन डॉग तो जानवर है, और जानवर के लिए, एनिमल के लिए प्रोनाउन दैट नहीं इट होता है। ठीक है ना, आप सोचोगे दैट ये क्या है, देखो अगर ये कंजंक्शन तो ये लिखा हुआ है, जोड़ने का काम दो सेंटेंस को किसने किया है, बट ने। यहां से तो नया सेंटेंस शुरू होगा, और नया सेंटेंस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर मुझे डॉग के लिए लेना है तो क्या लिखेंगे, इट। तो एरर ना तो ए में है, आपका एरर फिर से किस में निकलता है, बी में भी नहीं है, एरर किस में, सी में दिखाई देता है। तो इस बार सी में एरर है। दैट नहीं इट होना चाहिए डॉग के लिए, एनिमल के लिए। नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हो आप लोग, इट लगाते हो। वेरी गुड, आगे देखो। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इज नॉट इट, इज नॉट इट। तो अब जरा देख लेते हैं। अब बच्चे कह रहे सर ये तो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन टैग का लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन टैग की वीडियो नहीं देखी, देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल पता होने चाहिए आपको। ये देखो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया कि कौन से पार्ट में, देखो नो वन के साथ कैन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैलेंज डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज नॉट इट पहली चीज। ऑलवेज यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन टैग, पहला रूल आप समझते हैं ना। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आपको हमेशा शॉर्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। दूसरा स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज। अगर यहां कैन लिखा है तो क्वेश्चन टैग में भी तो क्या होना चाहिए बच्चों, कैन होना चाहिए। दूसरा स्टेप कि वन वाले सारे वर्ड, नो वन एवरीवन, नो वन एवरीवन, जिसमें वन लिखा होता है, नो वन एवरीवन, समवन, ठीक है, और क्या था, एनीवन। तो वन और बडी वाले सेंटेंस, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, तो बडी वाले सेंटेंस। हमने क्वेश्चन टैग में क्या बताया था, जब इनका सॉल्यूशन देना होता है तो क्वेश्चन टैग में इन सब के लिए क्या लिखा जाता है, दे। ठीक है, अब ये नेगेटिव है नो वन, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगी, तो आंसर क्या हो जाता, कैन दे। कैन दे यही इसका आंसर माना जाएगा। तो इसका मतलब एरर सी में एरर है।
सी में एरर है, सी में एरर है कि क्वेश्चन टैग गलत बनी हुई है, आपको वहां लिखना चाहिए था कैन दे, कैन इट नहीं होगा, कैन दे होगा। नो वन, वन वाले सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल दिखाने हैं आपको। आगे देखिए, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। पढ़ने में कितना अच्छा लगता है सेंटेंस, देखो। लेकिन हम जान चुके हैं कि अगर कभी भी प्रेपोजिशन आती है, क्या आती है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा सब्जेक्टिव वर्ड का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्टिव वर्ड का। एक सब्जेक्टिव का होगा और एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन ध्यान देना, प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा क्या माना जाता है, ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो प्रेपोजिशन क्या लिखा है, बिटवीन, दो के बीच में। तो दो कौन कौन है, एक यू है और एक आई है। दो कौन कौन है इसमें, यू है और आई है। तो यू का तो बॉडी सब्जेक्ट में भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा। लेकिन आई का क्या होता है बताना जरा। बच्चे कह रहे सर आई की बॉडी दिखने में लगती है, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए अब आपको आई नहीं, यहां पे क्या लिखना चाहिए, मी लिखना चाहिए, मी। तो क्या बन जाएगा, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो जो क्या आता है प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब आई नहीं, क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। तो एरर निकला सी पार्ट में, सी पार्ट में फिर से मिस्टेक निकली है, देख लो आप। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन हिज ब्लेसिंग। अरे वाह, वॉज हिज ब्लेसिंग। तो अब देखो जरा, हिज ब्लेसिंग लिखा हुआ है, बच्चे कह रहे यस सर। हिज किसको दिखाता है, मेल को दिखाता है। अरे बात तो फीमेल की हो रही है, मदर की बात हो रही है, और मदर की रिस्पेक्ट में हिज थोड़ी ना आएगा, आपको क्या लिखना चाहिए, हर ब्लेसिंग। तो एरर जो है आपका निकलता है सी पार्ट में, यानी सी पार्ट में मिस्टेक की गई है। क्या मिस्टेक की गई है कि आपको लिखना चाहिए था यहां पे हर ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग नहीं होगा। ठीक है ना, आगे देखो, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। अब देखो जरा, कभी कभी ना आप ध्यान देना कि एक सेंटेंस की शुरुआत आप किससे करोगे, इट से। किससे करोगे, इट से। इट से शुरुआत होने के बाद आपको दिखाई देगा बी का फॉर्म। बड़े ध्यान से इस रूल को समझ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में आता भी है कि इट के बाद बी लिखा हुआ है। और इस बी के बाद ना आप ध्यान देना, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा तो आपके पास दो ऑप्शन बन जाएंगे। या तो आप लिखो सब्जेक्टिव वर्ड, क्या लिखोगे आप, सब्जेक्टिव वर्ड, या फिर इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्टिव वर्ड। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो तरह के वर्ड लिख सकते हो आप। इसके बाद लिखोगे दो वर्ड, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बाद सब्जेक्टिव वर्ड आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव वर्ड आना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि आपको हमेशा लिखना है सब्जेक्टिव वर्ड। क्या लिखना है, सब्जेक्टिव वर्ड। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, जब भी ऐसा सेंटेंस दिखाई देगा ना कि शुरुआत तो इट से कर रहे हो, इससे, और बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर भी हो सकता है, वॉज वर भी हो सकता है। और उसके बाद अगर आपको यहां दिखाई देता है सब्जेक्टिव वर्ड और ऑब्जेक्टिव वर्ड, तो आप ध्यान रखना हमें सब्जेक्टिव वर्ड क्यों लेना है, क्योंकि इट क्या है, एक तरह का डमी सब्जेक्ट मान के चलो, जस्ट लाइक। क्या है ये, डमी सब्जेक्ट। इसको जस्ट लाइक हम क्या बोल सकते हैं, यह एक डमी सब्जेक्ट है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्यों बोलते हैं इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्योंकि ना ये क्या करता है, डमी सब्जेक्ट जो हमारा इट, ये हमें इंट्रोड्यूस कराता है। क्या काम कर रहा है इस जगह पे, ये इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है। इंट्रोड्यूस कराने के लिए, यानी किसको इंट्रोड्यूस कराता है, ये एक रियल, एक असली सब्जेक्ट को क्या कराता है, हमें एक रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है ना, ध्यान दो कि इट क्या है, डमी सब्जेक्ट, काम क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करा रहा है कि इट इज मी, ये मैं हूं, इट इज आई, ये मैं हूं। पढ़ने में आपको क्या अच्छा लगेगा, इट इज मी, गलत होना क्या चाहिए, इट इज आई। क्यों,
इट क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है। किसको इंट्रोड्यूस कराता है, रियल ऑब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट को। इसीलिए अगर मुझे कभी ऐसा लिखना पड़ा कि इट इज मी, ये सही है, या मैं बोलूं इट के साथ आप लिखो इट इज आई, ये सही है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इट इज मी को सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि इट इज मी ही पढ़ने में अच्छा लगता है। नहीं, इट क्या है, डमी है। किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट को नहीं कराता है, सब्जेक्ट को करा रहा है। और अगर सब्जेक्ट है तो आई होना चाहिए ना, यानी ये सही वो गलत। तो आप देखो इट के बाद क्या लिखा है, इज, और यहां पे क्या लिखा है, आई, तो क्या गलत है, नहीं, यहां तक सही है। अब ये बात समझ चुके हो अगर आप कि इट के बाद बी लिखा है तो सब्जेक्ट आएगा, तो आप ध्यान रखना उसके बाद कभी कभी सेंटेंस में कोई रिलेटिव वर्ड लिखा होता है, कभी कभी हु, कभी कभी हम हुम लिखते हैं, कभी कभी हम दैट लिखते हैं, और कभी कभी तो विच भी लिख सकते हैं अगर हमको नीड पड़ी तो ये हमारे कुछ रिलेटिव वर्ड लिखे हैं, और इनके बाद आपको लिखनी होगी वर्ब। क्या लिखनी पड़ती है, कभी कभी वर्ब। तो क्वेश्चन ये है कि इन वर्डों के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ेगी कि रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप समझो जब उसको बोली दिया है आपने सब्जेक्ट, तो ये वर्ब हमेशा इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाएगी, इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ना। तो जरा ध्यान दो, इट के साथ इज लगा है, नॉट लगा है, और अगर मैं लिख दूं कि इट इज आई हु हैव या हैज कम हियर, कम हियर। अब देखो क्या करोगे आप देखोगे रियल सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के साथ हैज आना चाहिए कि हैव, आप कहोगे सर हैव आना चाहिए, हैव। तो इसमें भी तो यही है ना कि आपने देखा यहां आई लिखा हुआ है और यहां लिखा है इज, यही रूल के हिसाब से कि रिलेटिव वर्ड है वर्ब आएगी। वर्ब कौन है, इज, रिलेटिव वर्ड कौन है, हु। तो आई के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम। तो एरर कहां माना जाएगा, बी में। बी में एरर है माय डियर स्टूडेंट्स, देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट से शुरू होता है, बी की फॉर्म लिखी होती है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। रियल सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो भी लिखा हो, आई है, मी, आई होना चाहिए, हिम होना चाहिए कि ही होना चाहिए, ही होना चाहिए। और आगे अगर वर्ब लगाई आपने तो वर्ब भी इसी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाएगी, ना कि हु के हिसाब से। हु इज पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन होगा आई के अकॉर्डिंग एम, एम होना चाहिए कि वर्ब हमेशा रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई शैल अवेल, अरे वाह कितनी प्यारी वर्ब होती है अवेल। इस अवेल का मतलब क्या निकालते थे आप लोग बताओ जरा बच्चे, कैसे? अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, गेट बेनिफिटेड। तो अगर मैं कहूं इसका मीनिंग है लाभ उठाना, तो इसके साथ दो बातें ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अवेल कहता है वर्ब, एक वर्ब है ये अवेल, ये कहता है कि इसके बाद आपको एक रिफ्लेक्सिव वर्ड लेना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव वर्ड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि लिस्ट में पढ़ा था आपने, याद करो। आई से माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, शी से हर सेल्फ, लिखते थे ना सेल्फ वाले वर्ड। तो अवेल के बाद क्या आना चाहिए, पहले तो रिफ्लेक्सिव, मैंडेटरी है। फिर उसके बाद एक प्रेपोजिशन आती है, और वो प्रेपोजिशन भी क्या होती है, ऑफ बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हाइल यूजिंग अवेल। अवेल को यूज करते समय दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब जरा देखो, अवेल लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ऑफ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, रिफ्लेक्सिव कहां चला गया? अरे भाई रिफ्लेक्सिव तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव चाहिए, और आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, यानी हमें रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। वी होता तो आवर सेल्फ, ही होता तो हिम सेल्फ, तो आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ होगा। ऐसा नहीं कि पहले ऑफ आएगा, नहीं, गलत है। पहले रिफ्लेक्सिव आता है फिर ऑफ आता है। गलती बच्चे क्या करते हैं कि अवेल के बाद ऑफ लगाएंगे, फिर वो गलत है। पहले अवेल फिर रिफ्लेक्सिव फिर ऑफ, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। तो पहले अवेल फिर रिफ्लेक्सिव और उसके बाद ऑफ। तो एरर कहां है, एवर ए में ही है। ए में ही तो गड़बड़ की गई है, देखो ए में ही गड़बड़ है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दो आप, ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट,
ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे कह रहे सर इस बार तो हम जानते हैं ऑफ लगा है, तो इसकी वजह से आपने हमें सिखाया था ईच और एवरी। तो ईच के बारे में बताया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बताओ ये सिंगुलर सिखाया था कि प्लूरल? बच्चे कह रहे सर ये तो आपने बोला था कि ये सिंगुलर होता है, क्योंकि ईच का मतलब होता है वन बाय वन, एक एक करके, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो ही तो हमने यहां पे क्या लगाया है बच्चों, हैज। ठीक है जी, यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है वर्ब का। फिर अगर ये सिंगुलर है तो मुझे क्या यहां पे देयर यूज करना चाहिए कि हिज यूज करना चाहिए? बच्चे कह रहे सर आपको देयर नहीं हिज या फिर हर यूज करना चाहिए ना, तो यहां पे हिज आएगा। इसका मतलब देयर प्लूरल नहीं आ सकता, ईच सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर के साथ हैज आता है तो सिंगुलर के साथ हिज या हर आता है, देयर नहीं, देयर तो प्लूरल के साथ आता है। इसका मतलब एरर इस बार कहां निकला, सी पॉइंट में। सी पॉइंट में एरर है। ठीक है जी, ये एरर दिखाई दिया हमें सी पॉइंट में। ठीक है, तो सी पॉइंट में एरर निकला। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन। बच्चे कह रहे सर एवरीवन आ गया, क्या एवरीवन वाले वर्ड जानते हो कि ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो आपने वन से बनाए थे, जैसे समवन बनाया होगा। ठीक है, कभी कभी बडी बनाते थे तो क्या बन जाता था, समबडी। क्या ऐसे ऐसे वर्ड्स याद होंगे आपको, बडी और वन वाले? ऐसे ही तो है एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी। बडी वाले और वन वाले वर्ड्स को ग्रामेटिकली सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर। तो क्या लिखा है यहां, एवरीवन। एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो यहां पे हैव नहीं, हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। और एरर कहां दिखाया जाएगा, ए में एरर नहीं है, बी में एरर माना जाएगा, क्योंकि ये पार्ट बी का है। सी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है, हैव। अस ऑब्जेक्ट है ना ऑफ के कारण, सब्जेक्ट एवरीवन बनेगा। एवरीवन सिंगुलर है तो हैव नहीं, हैज होना चाहिए। ध्यान रखो आप। ठीक है जी, ध्यान रखा करो, आप कहां चले जाते हो बीच बीच में। पुट यू इन माई पोजीशन, पुट यू इन माई पोजीशन, कि अपने आप को मेरी पोजीशन पे रखो, अपने आप को, खुद को मेरी पोजीशन पे रखो। पता चलेगा कितनी मुश्किल से क्लासेस लेनी पड़ती है। ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है। ध्यान रखना, पुट यू इन माई पोजीशन का मतलब होता है अपने आप को मेरी पोजीशन पर रखो। तो पुट यू नहीं जी, अपने आप खुद को, और खुद की रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है, योर सेल्फ। क्या लिखा जाएगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन। तो ये एरर है, इसी को एरर बोलेंगे, ए में ही एरर है। रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज करना चाहिए था आपको, रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज करना चाहिए था। ठीक है जी, आगे देखो, हियर इज द मैन whom I think। अब देखो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि who और whom में क्या डिफरेंस है। बच्चे कह रहे सर who को एक तरह का सब्जेक्ट मान लिया जाता है और whom को एक तरह का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो आप ध्यान रखना, हु को कैसे ट्रीट करोगे, सब्जेक्ट की तरह। whom को कैसे ट्रीट करोगे, ऑब्जेक्ट की तरह। तो दोनों यूज किसके लिए करते हो, लिविंग के लिए। लिविंग के लिए, लिविंग के लिए नहीं, लिविंग पर्सन के लिए। भाई एनिमल्स के लिए थोड़ी ना यूज करोगे इसको आप पर्सन के लिए, इंसानों के लिए इसको यूज करते हो। लिविंग, हु और whom दोनों को मीनिंग वाइज सेम है। ये सब्जेक्ट और ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेक करने का बेस्ट तरीका पता क्या है, एक तरीका बताता हूं। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि लिविंग है और whom लिखा है, तो क्योंकि who भी हो सकता है वहां पे, तो कैसे चेक करोगे आप। नॉन लिविंग है तो फिर विच लगाना है आपको। ये लिविंग सेक्शन है, अगर मान लो नॉन लिविंग होता तो भाई नॉन लिविंग में थोड़ी ना सोचना है। नॉन लिविंग के लिए तो आपको पता ही है क्या लगाते हैं, नॉन लिविंग के लिए तो आपको विच ही यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, विच। लिविंग के लिए ऑप्शन होते हैं दो, हु और whom। अब देखो अगर चेक करना पड़े ना हु और whom में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या है कि गलत तो नहीं है। ऐसा होता है एग्जाम में,
whom की जगह who और who की जगह whom लगा दिया जाता है। फर्क कैसे पता चलेगा? देखो आप ना सेंटेंस को देखना ध्यान से, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना कि कितने वर्ब है और कितने सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने देखा कि दो सेंटेंस लिखे हैं छोटे छोटे, दो क्लोज लिखे हुए हैं अलग अलग। आपने देखा एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक वर्ब लिखी हुई है, एक सब्जेक्ट लिखा है, एक वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। तो अब इस केस में बताओ कि सब्जेक्ट और वर्ब तो बराबर है काउंटिंग में, तो क्या मैं अलग से कोई सब्जेक्ट लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, क्योंकि इस वर्ब के पास भी अपना सब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास भी अपना सब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में आपको हु नहीं लगाना, इसमें कमी हुम की हो सकती है पर हु की कमी नहीं होगी कभी भी, है। हाँ, अब दूसरा केस क्या है कि आपने देखा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, वर्ब भी है, अरे माय गॉड। अब देखो इस सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये लिखा हुआ है, पर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां गया? इसका मतलब सब्जेक्ट की कमी है, और सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए हमें हमेशा क्या लगाना चाहिए? हु लगाना चाहिए। अब देखो सेंटेंस में, हियर इज द मैन, तो इस द मैन सब्जेक्ट है ना। बच्चे कर सर सब्जेक्ट तो आगे होता है, नहीं, अगर हम प्लेस से शुरुआत करते हैं ना सेंटेंस की, तो इन्वर्जन के कारण सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले वर्ब आती है। यानी इस वर्ब को उसका सब्जेक्ट कौन मिल गया? बच्चे कह रहे सर मैन, मतलब एक तरह का कॉम्बिनेशन बन गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब का। अब यहां से हुम लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि हु लगाना है कि हुम। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? थिंक, यहां पे आई, तो इस वर्ब को भी अपना सब्जेक्ट मिल गया, क्या? थिंक का आई हो गया, यहां कंप्लीट, यानी एक पेड़ यहां बन गया, एक पेड़ यहां बन गया। अब देखो एक और वर्ब आ रही है यहां पे, हैज, एक और वर्ब आ गई हैज। अब बच्चे कह रहे सर इसके पास तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है इसका, क्योंकि आगे लिखा है हैज कमिटेड द क्राइम, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गई, और ये उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो इसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, किसको सब्जेक्ट बनाओगे? सब तो लिख दिए, मैन था इज का सब्जेक्ट, आई था थिंक का सब्जेक्ट, लेकिन हैज का कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जब सब्जेक्ट की कमी होती है, वर्ब ज्यादा होती है, हु आता है, तो यहां पे हुम नहीं होना चाहिए, हु होना चाहिए। ट्रिक है, ये ध्यान रखना, सबसे बेस्ट ट्रिक है इसको निकालने की, हु और हुम में क्या अंतर है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो हुम नहीं, हु होना चाहिए, तो एरर दिखाया जाएगा बी में। किस में एरर है? बी में एरर है। ध्यान से, आसान तरीका था ना। आप देखो, आप हिंदी क्यों बनाओगे मुझे बताओ आप, मैं रिपीट कर देता हूं, आप भूल गए हो तो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर नॉन लिविंग है तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, विच लगा दोगे। अरे लिविंग है तो सोचना नहीं पड़ेगा, हु और हुम लगा दोगे। अब बच्चे कह रहे सर हु और हुम दो हैं, इनमें क्या अंतर है? तो इनमें अंतर यह है कि आपको पता होना चाहिए हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है। कैसे डिसाइड करेंगे सेंटेंस में? क्योंकि कभी कभी राइटर क्या करता है, हुम की जगह हु लिखेगा, हु की जगह हुम लिखेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम कैसे चेक करेंगे? जब भी हु लिखा हो ना दो तीन सेंटेंस के बीच में, चेक करा करो हु आना चाहिए कि हुम आना चाहिए, ठीक है ना। चेक करने का तरीका यहां बता दिया मैंने, सबसे आसान तरीका है, विदाउट मेकिंग एनी हिंदी तो बनाना ही नहीं पड़ता इसमें सिर्फ आपको चेक करना है कितनी वर्ब कितने सब्जेक्ट। अगर एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, बराबर हो गया। एक सब्जेक्ट है एक वर्ब, बराबर हो गई। मानो दो ही सेंटेंस है, दो छोटी छोटी क्लोज से बड़ा सेंटेंस बना हुआ है, हर क्लोज के पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। इसका मतलब इसमें आपको सब्जेक्ट की तो जरूरत है ही नहीं, तो हम क्यों लिखेंगे हु? यहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऐसे सेंटेंस में लगाना हु। हाँ, इसको पढ़ो क्या लिखा है, एक में सब्जेक्ट है एक में वर्ब है, और आगे पढ़ा फिर से एक वर्ब आ गई। भाई दो वर्ब है, सब्जेक्ट एक है, तो सब्जेक्ट एक कम है, और सब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा? हु। यही यहां पे अप्लाई किया हमने, देखो हियर इज द मैन, तो द मैन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं। अब हुम लिखा था, अब मैं कैसे मान लू कि हुम सही है? मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखा थिंक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, यहां पे भी बराबर हो गया। अलग से लिखा है इसका मेटेड, बताओ क्या सब्जेक्ट है इसका? कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, और सब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा? हुम थोड़ी करेगा, हु करेगा, यही आंसर है, ठीक है ना। चेक कर लो आगे। द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरी फॉर द पास्ट 6 months। बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी सिंगुलर होता है कि प्लूरल?
बच्चे कह रहे सर सिंगुलर होता है, तभी तो यहां पे हैज लगाया है आपने। अरे तभी तो हैज लगाया ना, क्योंकि कंपनी तो एक लिखा है, कंपनीज नहीं लिखा हुआ है, एक है तो मैंने हैज लगाया। और तो फिर यहां देयर क्यों यूज किया आपने, एक से ज्यादा थोड़ी ना है जो देयर। और अगर मैं किसी नॉन लिविंग का पॉजेसिव वर्ड लिखता हूं तो मुझे उसके लिए इट्स लिखना पड़ेगा, तो इट्स इंप्लॉइज होगा, ना कि देयर इंप्लॉय, ना हम इट्स लगाएंगे, ध्यान रखना। आगे देखो, यू कांट चेंज पीपल, आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप खुद को बदल सकते हो। और खुद को बदल सकते हो तो यू का रिफ्लेक्सिव क्या लिखना पड़ेगा आपको, योर सेल्फ। क्या लिखना पड़ेगा, योर सेल्फ, कि यू डेफिनेटली चेंज, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ। योर सेल्फ है तो एरर सी में है, सी में एरर दिखाई देता है हमें। चलो जी आगे, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। क्या आपको पता है ईच अदर रेसिप्रिकल प्रोनाउन होता है, ईच अदर, और एक वर्ड यूज करते थे वन अनदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर। कितने लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो के लिए। वन अनदर कितनों के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए। तो कितने हैं यहां पे, टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स में वन अनदर नहीं आएगा, आपको लिखना चाहिए इसकी जगह पे ईच अदर। क्या लिखेंगे, ईच अदर। तो एरर कहां दिखाया जाएगा, ए में नहीं है, एरर बी में है, ईच अदर। ठीक है जी, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, कि पुअर मैन ने पॉइजन दिया अपने आप को। ठीक है, अपने आप को मतलब अपने आप को खुद को दे दिया ना, जब खुद को दिया तो हिम थोड़ी ना होगा, आपको लिखना चाहिए रिफ्लेक्सिव, दैट इज हिमसेल्फ। खुद को दिया, अपने आप को, उसका इफेक्ट खुद पर आया, तो पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है जी, ये तरीका है लिखने का। मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। ठीक है जी, अब देखो यहां पे लिखा है मैनी अ, मैनी अ। बच्चे कह रहे सर मैनी को आपने सिखाया था कि मैनी एक कैसा वर्ड होता है जी, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला नाउन और आने वाली वर्ब, ये दोनों क्या रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे। तो मैनी बॉयज आर लिख दोगे अगर लिखना है तो। और अब आता है मैनी के बाद अ, मैनी के बाद क्या आएगा जी, अ। तो मैनी के बाद अगर अ आएगा तो वो वर्ड प्लूरल नहीं माना जाता, सिंगुलर माना जाता है। तो आने वाला नाउन, आने वाली वर्ब, आपको क्या लिखना चाहिए माय डियर, आपको लिखना चाहिए सिंगुलर। तो देखो जरा, मैनी अ के बाद क्या लिखा, स्टूडेंट, कोई गड़बड़ नहीं, स्टूडेंट्स लिखते तो गड़बड़। वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, तो हैव नहीं जी, हैज होना चाहिए, यही आंसर होगा। एरर कहां दिखाया जाएगा, बी में एरर है, देखो जरा ध्यान से। आगे देखो, आई वॉन्डर वाई आर यू थिंकरिंग विद द वायर्स, द वायर यू माइट गेट अ शॉक। ठीक है, अब देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिखाई देता है कि वाई लिखा है, क्वेश्चनिंग वर्ड, क्या ये क्वेश्चन बना रहा है, नहीं क्वेश्चन बनाता। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो आर यू होना चाहिए कि यू आर होना चाहिए। बच्चे कह रहे सर यू आर होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो एरर बी में दिखाया जाएगा, बी में एरर है। आगे देखो, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, आवर स्टडीज। देखो क्यों, क्योंकि जॉन लिखा है एंड हरी लिखा है और आई भी है इसमें। तो ऐसे कंडीशन में ना जब बहुत सारे प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो आपको मैंने सिखाया था कि आपको एक ऑर्डर फिक्स करना होता है, दैट इज 2-3-1, 2-3-1, क्योंकि ये एक मॉरल सेंटेंस है, स्टडी फिनिश हुई है तो कोई क्राइम वाली बात नहीं है। तो हमें ऑर्डर क्या, देखो एक होता है 1-2-3,
एक होता है 2 3। ये मोरल के लिए, ये इमोरल के लिए। ये कभी कोई क्राइम हो गया है, कोई मिस्टेक हो गई है, पनिशमेंट हो गई है, तब इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए ऑर्डर क्या रहता है? 2 3 1। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव है कि फिनिश हो गई है। तो 2 3 1 का मतलब होता है 2। तो 2 कौन है इसके अंदर? कोई नहीं है। 3 कौन है इसमें? जॉन है और हैरी है। फिर लास्ट में आता, तो ये आई का पोजीशन यहां होगा। पहले आएगा जॉन, फिर आएगा हैरी, फिर आएगा आगे आई। तो एरर जो है वो कहां दिखाया जाएगा? ए में ही एरर इस बार। तो ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो। He doesn't know to swim। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नो वर्ब के बारे में। नो वर्ब के बारे में क्या बोला था आपको कि अगर एक और वर्ब आएगी ना तो आपको कभी कभी वेयर और कभी कभी हाउ क्वेश्चनिंग वर्ड लेना पड़ता है, और उसके बाद आता है फिर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखो जरा, यहां पे नो लिखा है ना, तो ये स्विम होगा क्या? नहीं, आपको लिखना चाहिए हाउ टू स्विम। तो यहां पे हाउ होना चाहिए, तो एरर कहां दिखाया जाएगा? बी में। नो हाउ टू स्विम होना चाहिए। नो के बाद हाउ होना चाहिए। नो हाउ टू स्विम लिखना पड़ेगा आपको। टू स्विम एक साथ आएगा। ठीक है, आगे देखो। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बताया गया कि बोथ के साथ नोट लगाओ या इसके बदले में आप लिख दो नीदर। बात तो एक ही है, बात एक ही मानी जाती है। बोथ नोट का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और नीदर का मतलब भी दोनों में से कोई नहीं, लेकिन ये चीज ग्रामेटिकली गलत मानी जाती है और ये सही। तो कभी भी बोथ के साथ नोट लिखा गलत माना जाएगा। इस नोट को हटा दो यहां से, और इस बोथ की जगह पे क्या लिख दो? नीदर लिख दो। इस तरह से इसका आंसर होगा नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूट। तो आपको आंसर ए में ही गड़बड़ है। हालांकि मिस्टेक 2 हो गई ना, बोथ के साथ नोट, दोनों को हटा के क्या लगाना पड़ेगा? नीदर। क्योंकि एक पार्ट में ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, अलग अलग पार्ट में नहीं। ए में, बी में, सी में एक मिस्टेक है, पर ए के अंदर ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, बी के अंदर भी ज्यादा मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी। तो कितने क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में? ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डन कर लिया हमने। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रोनाउन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये एक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप समझते ही हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रैक्टिस से ही तो कुछ चीजें सामने आएंगी आपकी, दोबारा से ध्यान उनकी तरफ जाएगा जो आपको सिखाया गया था। इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और उसका सॉल्यूशन अगर अच्छा मिल जाए ना, फिर तो और अच्छा लगता है आपको। ठीक है, तो आज इतना कर लेते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा आज की क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।